My name is Mahin Rajpur. Today my presentation topic is Techniques of Guidance and Counseling assigned by Dr. Amjad Ali Arain. Before I start the topic, first I am going to tell you the meaning of guidance and counseling. Guidance refers to an advice or a relevant piece of information provided by a superior to resolve a problem or overcome from difficulty. गाइडेंस से यहाँ पर मुराद ये है कि एक एडवाइस होती है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हम सुपीरियर से लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. काउंसलिंग refers to a professional advice given by a counselor to an individual to help him in overcoming from personal or psychological problems. काउंसलिंग से यहाँ पर मुराद ये है कि एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है जो काउंसलर से ली जाती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो. Techniques is a particular method, skill or art applied to a particular task. टेक्निक एक मेथड होता है, एक स्किल होता है जो किसी भी टास्क पर अप्लाई किया जाता है. A method of accomplishing a desired aim. ये एक मेथड होता है जो हमें मदद करता है अपने एम को पूरा करने में या हासिल करने में. Counseling techniques. Counseling techniques are the method which counselor adopted as per the need of the situation. काउंसलिंग टेक्निक्स जो है ये एक मेथड होते हैं जो काउंसलर एडॉप्ट करता है सिचुएशन की नीड के हिसाब से. These techniques help the counselor not to form affective relationship with the counselee but also influence how client view themselves, their world and how they interact with others. ये टेक्निक्स ना सिर्फ मदद करती है काउंसलर की एक अफेक्टिव रिलेशन बनाने में विथ काउंसली बट आल्सो हेल्प हिम टू नो दैट how counselee see himself or world and how counselee interact with others. Types of techniques. There are three major techniques used in counseling process. These techniques are directive counseling technique, non-directive counseling technique, eclectic counseling technique. Directive counseling approach. It is also known as prescriptive counseling or counselor-centered approach of counseling. This approach of counseling is advocated by E.G. Williamson. In directive counseling, the counselor play a leading role and use a variety of techniques to suggest appropriate solution to the counseling problems. डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर जो है वो लीडिंग रोल प्ले करता है और काउंसलर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करता है ताकि वो एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन दे सके काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स का. दिस अप्रोच आल्सो नोन एज द ऑथोरिटेरियन और साइकोएनालिटिक अप्रोच. Direct counselor-centered approach. The counselor directs the client to take steps in order to resolve his conflicts. ये काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच है क्योंकि इसमें काउंसलर डायरेक्ट करता है क्लाइंट को कि ये स्टेप लो, इस तरीके से लो और ये स्टेप लेने से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं तुम्हारी. द क्लाइंट कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. क्लाइंट अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती. द काउंसलर प्ले इम्पोर्टेंट रोल. ही ट्राइज टू डायरेक्ट द थिंकिंग ऑफ काउंसली बाय इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइसिंग. काउंसलर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
क्योंकि वो डायरेक्ट करता है काउंसलर की थिंकिंग को थ्रू इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनिंग और एडवाइसिंग. It also gives more importance to intellectual aspects rather than the emotional aspects. ये जो अप्रोच है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को देते हैं, ना कि इमोशनल को. काउंसलर इज़ एक्टिव एंड काउंसली इज़ पैसिव. इसमें काउंसलर एक्टिव होता है और काउंसली पैसिव होता है. Step in directive counseling. Williamson has given 6 steps of directive counseling. First one is analysis, synthesis, diagnosis, prognosis, counseling, follow-up. First one is collection of data. इसमें काउंसलर डेटा कलेक्ट करता है रिगार्डिंग काउंसली प्रॉब्लम. सेकेंड, समराइजिंग ऑफ डेटा. इसमें जो होता है काउंसलर पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर जमा करके उसे देखता है एक नज़रिए से. डायग्नोसिस, इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा. इसमें काउंसलर ये जानने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है और किस वजह से है. फोर्थ वन में प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर. इसमें काउंसलर अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपना ओपिनियन देता है और प्रिडिक्शन करता है फ्यूचर में कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है या इस प्रोसेस को सॉल्व करने से मे बी ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता. इस प्रिडिक्शन होती है. फिफ्थ वन, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट गिविंग बाय काउंसलर. इसमें फिर फिफ्थ वाले प्रोसेस में काउंसलिंग होती है, ट्रीटमेंट होता है जो काउंसलर करता है. फॉलोअप. लास्ट वन इज़ फॉलोअप, इवोल्यूशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग. फॉलोअप में ये होता है कि इसमें काउंसलर जो है वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम का दिया गया है वो अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, असर कर रहा है कि नहीं कर रहा. मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग. टाइम सेविंग, ऑर्गेनाइज, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ काउंसलर. Demerit of directive counseling. Counseling is dependent, lead to new adjustment problems, attitudes not developed by own experience, client commit mistake in the future. उसके बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. दिस अप्रोच वाज गिवन बाय Carl Roger, an American psychologist. It is also known as the permissive counseling approach, where the counselor role is passive and the counselee role is active. इस अप्रोच को हम परमिसिव काउंसलिंग अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि इसमें काउंसलर का जो रोल होता है वो पैसिव होता है और काउंसली का रोल जो होता है वो एक्टिव होता है. It is a counselee-centered approach. The counselee make the decision and it revolve around the client. ये काउंसली सेंटर्ड अप्रोच है क्योंकि इसमें काउंसली डिसीजन लेता है और ये जो काउंसलिंग होती है वो क्लाइंट के अराउंड ही होती है, मीन्स उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है. इट इज़ रिवर्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग. In this counseling, the entire responsibility is of a client. ये जो काउंसलिंग होती है ये जो है रिवर्स है डायरेक्टिव काउंसलिंग का और इस काउंसलिंग में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर होती है. The counselor has to accept the counseling capacity. इसमें काउंसलर को एक्सेप्ट करना होता है कि काउंसलर की कैपेसिटी को.
दिस अप्रोच फोकस ऑन द इमोशन एक्सपेक्ट्स, ये जो अप्रोच है वो इमोशन को ज़्यादा अहमियत देता है. In this approach, counselor also give his suggestion. इस अप्रोच में काउंसलर अपनी सजेशन भी देता है. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज टू लिसन, सपोर्ट एंड एडवाइस विदाउट डायरेक्टिंग अ क्लाइंट कोर्स ऑफ एक्शन. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में सुनना होता है, सपोर्ट करना होता है और एडवाइस करना होता है, ना कि डायरेक्शन देनी होती है क्लाइंट को कि तुम डायरेक्ट ये काम करो या ये एक्शन करो. बेसिक असम्पशन ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. टेंडेंसी टूवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन. इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ रुख करना होता है. मैन इज़ ट्रस्टवर्थी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो वो एतमाद के काबिल हो. मैन इज़ वाइजर देन हिज इंटेलेक्ट. इसमें जो ये दो वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, एक है वाइजर और दूसरा है इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट में ये होता है कि ये देखा जाता है कि इंसान किस जगह पे अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है और कहाँ कैसे रिएक्ट कर रहा है. और वाइजर में से मुराद विस्डम या वाइज होना है. मतलब ये होता है कि आप अपने इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब सही जगह पर लगा रहे हैं कि या नहीं, वो जानना होता है. Steps in non-directive counseling. Defining the problematic situation. पहले स्टेप में ये होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना होता है. सेकंड स्टेप में फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. इसमें काउंसलर फ्रीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग. तो थर्ड स्टेप में काउंसलर बताता है कि काउंसलर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स बताता है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ द काउंसलिंग. डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट. अब इस प्रोसेस में ये होता है कि काउंसलर मदद करता है काउंसली को कि वो अपने आप को बेहतर समझ पाए और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए. लास्ट, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन. इसमें काउंसलिंग के प्रोसेस को ख़त्म करना होता है. मेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. The problem-solving ability is developed in the client through this process. इस प्रोसेस के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्ड होती है क्लाइंट के अंदर. दिस मेथड हेल्प इन रिलीजिंग टेंशन. ये मेथड मदद करता है टेंशन को रिलीज़ करने में. इट्स हेल्प इन क्रिएटिंग बेटर रिपोर्ट. ये मदद करता है एक बेटर रिपोर्ट बनाने में, क्रिएट करने में between counseling and the counselor. This type of counseling leaves its impression for a long period. ये जो काउंसलिंग होती है वो लॉन्ग पीरियड तक याद रहती है. Demerits of non-directive counseling. It is time-consuming process. Once the client starts its conversation, he does not care to speak. ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और एक बार जो क्लाइंट अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है फिर देयर इज़ नो केस टू स्पीक फॉर अदर. द क्लाइंट कैन नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन हिज इंटेलेक्ट. मतलब कि क्लाइंट कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकता अपनी ही अक्लमंदी पर, इंटेलेक्ट पर, इंटेलिजेंस पर. समटाइम्स
Due to the counselor passiveness, the client hesitates in expressing his feeling. कभी कभी काउंसलर के चुप रहने से क्लाइंट हेजिटेट फील करता है और उसे प्रॉब्लम होती है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, एक्सप्रेस करने में. Eclectic counseling approach. In such type of counseling, the counselor is neither active or passive. इस किस्म की काउंसलिंग में ना ही काउंसलर एक्टिव होता है और ना ही पैसिव होता है. The chief advocate of this type of counseling is F.C. Thorne. In this type of counseling, the need of the person and his personality are studied by the counselor. इस टाइप की काउंसलिंग में एक पर्सन की नीड और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है. In this process, the counselor may start with the directive counseling method and after some time he can follow non-directive counseling. इस किस्म की काउंसलिंग के प्रोसेस में काउंसलर स्टार्ट करता है डायरेक्टिव काउंसलिंग के मेथड से. उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मेथड अप्लाई करता है और वाइस वर्सा एज द सिचुएशन डिमांड. और कभी कभी क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है जैसे कि सिचुएशन की नीड डिमांड हो उस हिसाब से. After this, the counselor select those techniques which are useful for a person. उसके बाद काउंसलर वो टेक्निक्स चूज़ करता है जो पर्सन के लिए यूज़फुल हो, फ़ायदेमंद हो. In this method, the conversation go on turn-wise and hence both remain active. इस मेथड में जो कन्वर्सेशन है वो टर्न वाइज चलती है और कभी कभी तो दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं, काउंसलर और काउंसली. स्टेप इन एक्लेटिक काउंसलिंग. स्टडी ऑफ द नीड एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइंट. पहले जो एक पर्सन की नीड और पर्सनैलिटी, क्लाइंट की नीड और पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स. फिर सिलेक्शन होती है टेक्निक्स की, कौन सी टेक्निक्स यूज़फुल है इस पर्सन के लिए. एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स कि इसमें ये होता है कि जो टेक्निक हमने यूज़ की सेलेक्ट की है उसे हम कैसे अप्लाई करें. इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस. उसके बाद ये होता है कि देखते हैं कि ये जो टेक्निक्स है वो अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही. प्रिपरेशन ऑफ फॉर काउंसलिंग. उसके बाद काउंसलिंग की प्रिपरेशन होती है. लास्ट स्टेज है सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट एंड द अदर रिलेटेड पीपल. उसके बाद ओपिनियन दिया जाता है क्लाइंट का या अदर पीपल का जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो. मेरिट्स ऑफ eclectic counseling. The counselor as well, the counselee is active and so more practical solution can be arrived. इसका पहला फ़ायदा यह है कि काउंसलर और काउंसली दोनों ही एक्टिव होते हैं तो एक अच्छा सा सॉल्यूशन आता है प्रॉब्लम का. दिस अप्रोच इज़ applicable practically in most cases. ये अप्रोच बहुत से केसेस में यूज़ कर सकते हैं. The approach enables the counselee to get a better insight of his strength and weakness. इस अप्रोच से काउंसली को
पता चलता है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। Demerits of eclectic counseling. Both directive and non-directive counseling cannot be mixed together. इस काउंसलिंग का पहला जो नुकसान ये है, डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कभी भी मिक्स नहीं होती साथ में। In this process, it is not mentioned that how much freedom should be given to the client. और इसमें ये नहीं बताया गया कि कितना फ्रीडम क्लाइंट को मिलना चाहिए। थैंक यू।